नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसी सर आप सारे लोग को वेलकम करता हूँ निर्माण एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज के क्लास में 12th का सिलेबस इलेक्ट्रोस्टैट लेकर आया हूँ। और दोस्त, इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर 1 रहेगा। तो सबसे पहले दोस्त, आप लोग को 1 मिनट में 12th सिलेबस की जानकारी देते हैं कि आपको 12th सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त, चलिए आगे 12th सिलेबस बिहार बोर्ड के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना होगा, यानी कि विद्युत चुंबकत्व। और ये दोस्त अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है 4 चैप्टर आते हैं मुख्य रूप से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब स्थिर वैद्युतिकी, पहला चैप्टर ये पढ़ाया जाएगा, आज इसी का क्लास चलेगा दोस्त। दूसरा नंबर आता है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का दोस्त। तीसरा नंबर आता है मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। और लास्ट में पढ़ना है चौथा नंबर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। दोस्त, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद समझिए कि आप 12th का 60% सिलेबस हासिल कर लिए हैं दोस्त। इसके बाद बचता आपके पास मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी। इसमें दोस्त क्या क्या चीज पढ़ना है, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है दोस्त। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले आपको हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ाएंगे, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी के अंदर में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी रहेगा। उसके बाद बोर्स थ्योरी पढ़ाएंगे, एक्सरे पढ़ाया जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, लॉजिक गेट्स पढ़ाया जाएगा, बाइनरी एडिशन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपके पास बचता है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाश की, और रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाश की, और लास्ट में बचता है कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार तंत्र, जो कि 2 घंटा का क्लास है दोस्त। तो दोस्त आगे चलते हैं। चलिए दोस्त, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था। तो दोस्त थोड़ा ये हम समझाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किस चीज के बारे में स्टडी करना है। तो दोस्त, यहां पर जो है ये सारे के सारे चैप्टर में आपको चार्ज के बारे में ही अध्ययन करना है, बिल्कुल चार्ज के बारे में ही अध्ययन करना है। लेकिन देखिए अवस्था अलग अलग है दोस्त। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक से बना है दोस्त। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक्स का मतलब स्टेशनरी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो आवेश स्थिर अवस्था में होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है दोस्त। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म की बात करेंगे दोस्त, तो इसमें चार्ज यानी कि आवेश जो है गतिशील अवस्था में आ जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे तो इसमें चार्ज एक्सेलेरेशन की अवस्था में आ जाता है, यानी कि त्वरित अवस्था में आ जाता है, यानी कि इसमें त्वरित आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। दोस्त, आज तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही बताऊंगा, लेकिन ये सब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए ताकि आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा का पूरा चार्ज से रिलेटेड है। सब में चार्ज के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन इसमें स्थिर चार्ज के बारे में, इसमें गतिशील चार्ज के बारे में, और इसमें त्वरित यानी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज के बारे में। 3 गो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आप याद रखें दोस्त। स्थिर आवेश, माय डियर फ्रेंड्स, स्थिर आवेश जो है केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश माय डियर फ्रेंड्स विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। और एक्सेलरेटिंग चार्ज यानी कि त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। एक क्वेश्चन इसी पर आधारित दिए हैं दोस्त टेस्ट के रूप में, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है स्थिर आवेश, गतिशील आवेश, त्वरित आवेश, नन ऑफ दिस। इसमें हर विद्यार्थी जो है, हर स्टूडेंट को पता होगा ये चीज बस सुनने के बाद कि त्वरित आवेश ही होगा, यानी कि आंसर चंपा होगा। अनिता नहीं होगा, वसंती नहीं होगा, केवल चंपा होगा, और डॉली भी नहीं होगा। तो दोस्त इस प्रकार जो है समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें दोस्त 3 मेजर टॉपिक पढ़ना है।
बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ और लास्ट में कैपेसिटर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाएंगे। इसमें सबसे पहले आवेश के बारे में जानकारी देंगे। चार्ज क्या है? चार्ज को समझने से पहले दोस्त थोड़ा एटम के बारे में समझ लें। एटम का मतलब परमाणु होता है, और एटम जो है दोस्त किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण को एटम बोलते हैं। और इस बात को डाल्टन साहब भी बोले हैं कि कोई भी पदार्थ सबसे छोटा यानी कि सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसको एटम बोलते हैं। और दोस्त सिर्फ यहीं तक जानकारी हम लोग को रखनी नहीं है, आगे तक भी रखनी जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी होनी चाहिए कि एटम के अंदर में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, या बोल सकते हैं कि एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है, जिसका नाम है प्रोटॉन, जिस पर दोस्त पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस ई का। दूसरा है इलेक्ट्रॉन, जिस पर दोस्त निगेटिव चार्ज होता है माइनस सी का। और तीसरा है न्यूट्रॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। एटम की बात करेंगे दोस्त, तो एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर के पास, एटम का सेंटर जो है वो न्यूक्लियस का काम करता है। वो न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कूट कूट कर भरा हुआ रहता है, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होता है। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहता है। यही इलेक्ट्रॉन जिसको आवेश बोल रहे हैं, इसी के बारे में स्टडी करना है दोस्त। अब थोड़ा सा यहां समझना चाहेंगे कि ये नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो दोस्त प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूक्लियस पर देखा जाए तो चार्ज पॉजिटिव होगा, यानी कि नाभिक जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, ये बता दिए हैं दोस्त। एटम न्यूट्रल होता है, इसका मतलब प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होगा, तब जाकर के न्यूट्रल होगा दोस्त। मान लेते हैं कि अंदर में 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब तो प्लस और माइनस कैंसिल होगा, तब जाकर के एटम न्यूट्रल होगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग इसी चार्ज के बारे में अध्ययन करने आए थे और इस चार्ज के बारे में जान गए। और इस चार्ज का वैल्यू जो है दोस्त 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 9.1 गुना 9.1 गुना 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन पूछेगा दोस्त 1.67 गुना 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये बातें याद रखना होगा दोस्त। तो चलिए आवेश के बारे में बताते हैं। यहाँ लिखा गया कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिस गुण के कारण पदार्थ पर विद्युतीय या चुंबकीय बल का अनुभव होता है। दोस्त यहाँ बोला गया कि पदार्थ का आवेश वह मूल गुण है जिस गुण के कारण पदार्थ विद्युतीय और चुंबकीय बल का अनुभव करता है। दोस्त ये बात सदा याद रखें कि जो वस्तु जिस चीज का अनुभव करता है वो वस्तु जरूर वो चीज उत्पन्न करता होगा। यानी कि आवेश अगर विद्युतीय और चुंबकीय बल का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब है कि आवेश विद्युतीय और चुंबकीय बल उत्पन्न करता होगा। तो ये बात रहा दोस्त, ये मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण मैटर जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव करता है। चलिए आवेश को Q और स्मॉल q से सूचित किया जाता है। आवेश का मात्रक की बात करेंगे तो ऐसा मात्रक कूलम होता है। सीजीएस में बात करेंगे तो स्टैट कूलम, ईएससी यूनिट में और ईएमई यूनिट में एब्सोल्यूट कूलम होता है। सीजीएस में 2 मात्रक है, स्टैट कूलम और एब्सोल्यूट कूलम। दोस्त ये तीनों में जो रिलेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। और याद हमेशा रखिए कि 1 एब्सोल्यूट कूलम यानी कि 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम इज इक्वल टू 3 गुना 10 टू द पावर 10 स्टैट कूलम। ये याद रखें क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम तुरंत क्वेश्चन देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, अभी जो रिलेशन बताया, रिलेशन बताया गया कि 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10
कूलम इज इक्वल टू 3 गुना 10 टू द पावर 10 स्टेट कूलम। ये रिलेशन था। ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार बिहार बोर्ड सवाल पूछ चुके हैं। जैसे कि ये पूछा गया है सर, ये आपका सवाल बिल्कुल पूछा गया है, 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होगा, यानी कि ये स्टेट कूलम और कूलम में रिलेशन खोज रहा, स्टेट कूलम और कूलम में रिलेशन खोज रहा। तो यहां से 10C इज इक्वल टू 3 गुना 10 टू द पावर 10 ऐसे ले लो। हमें एक स्टेट कूलम चाहिए, एक स्टेट कूलम, तो इसको हटाना होगा, इसको हटाइए। यहां से जब इसको हटाएंगे तो बच जाएगा 1 स्टेट कूलम बराबर 10C बटा 3 गुना 10 टू द पावर 10, यानी कि 1/3 गुना 10 टू द पावर -9 कूलम। एक स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1/3 गुना 10 टू द पावर -9 कूलम। ये आंसर आएगा, यानी कि आपका आंसर जो है ये डबल हो जाएगा। इस प्रकार से बनाना होगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 1 कूलम आवेश इज इक्वल टू कितना ESU। इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन हम दे देते हैं, 3 गुना 10 टू द पावर 9, बी बसंती में आपको दे देते हैं 1/3 गुना 10 टू द पावर -9, सी चंपा में आपको दे देते हैं 3 गुना 10 टू द पावर -9, और डॉली में कुछ इस प्रकार 1/3 गुना 10 टू द पावर 9। तो दोस्त 1 कूलम आवेश इज इक्वल टू कितना ESU, और ESU यूनिट का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में मात्रक स्टैट कूलम होता है, यानी कि ये स्टैट कूलम है, स्टैट कूलम। अब देखिए, यानी कि ये आपका AC है और ये आपका कूलम है, यानी कूलम और AC में, यानी कि कूलम और स्टेट कूलम में रिलेशन, कूलम और स्टेट कूलम में। इसी चीज को यहां से उठाइए, 3 गुना 10 टू द पावर 10 AC, एक कूलम निकालना है तो यहां से 10 से डिवाइड करना होगा। एक कूलम इज इक्वल टू 3 गुना 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम, या बोलेंगे इसको 3 गुना 10 टू द पावर 9 ESU। आंसर आपका ये आ जाएगा, चंपा आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखो दोस्त, विशिष्ट आवेश का मतलब, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटा उसका मास से डिवाइड कर देना है। अगर भूल जाए तो यूनिट को देख करके काम चला लें, क्योंकि ऊपर में कूलम है और नीचे में केजी है, सारे के सारे विकल्प में वही दिख रहा, कूलम और केजी, कूलम और केजी, कूलम बटा केजी। तो क्यों ना इलेक्ट्रॉन का बोल रहा तो इलेक्ट्रॉन का ऊपर में चार्ज लिख देते हैं 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम, और मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुना 10 टू द पावर -31 केजी। यहां से दोस्त इसको सोल्व करेंगे तो यह जाएगा 1.8 गुना 10 टू द पावर 11 कूलम बटा केजी। इस प्रकार दोस्त बनाना है।